हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास हम लोगों ने मोल कंसेप्ट के अंदर क्या पढ़ा था? हाँ, हम लोगों ने पढ़ा था मोलैरिटी ऑफ आयंस की। मोलैरिटी ऑफ आयंस से हम कैसे डील करते हैं। हमने मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग देखा था, रिएक्टिंग नॉन रिएक्टिंग के केस, और उसके बाद हमने डिस्कस की थी मोलैरिटी ऑफ आयंस, जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि अगर एक सोल्यूशन में एक इलेक्ट्रोलाइट है तो जो उसकी मोलैरिटी है उसी से हम लोग डायरेक्ट आयंस की मोलैरिटी निकाल लेंगे। लेकिन अगर आप दो या दो से ज्यादा सोल्यूशंस को मिक्स कर रहे हो, एक सोल्यूशन में दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स को मिक्स कर रहे हो, तो फिर आपको हर इलेक्ट्रोलाइट का कंट्रीब्यूशन कंसीडर करना होता है बाय टेकिंग इट्स मोल्स। और इसके ऊपर बेस्ड हमने एक क्वेश्चन किया था। ठीक, आओ आगे बढ़ते हैं। एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन यहां पे करते हैं हम लोग। चौकी का है वो। देखो क्वेश्चन क्या है अपना। Question is calculate the concentration of H plus ions in a solution formed by mixing 200 ml of 1 molar 200 ml ऑफ मोलर H2SO4 है ना। ये नोटेशन भी आपको समझ में आना चाहिए। विद 300 ml ऑफ 2 मोलर HCl एंड 500 ml ऑफ आप ले लो कुछ 1.5 मोलर HNO3। ठीक, देखो इस बार आपने 3 एसिड्स को मिक्स किया है, एक H2SO4, एक HCl और एक HNO3। ये तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि एसिड्स आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये सबके सब क्या देंगे? H+ देंगे। कैसे देंगे? देखो H2SO4 ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, टूटकर क्या बनाएगा? 2H+ प्लस SO4 2- बनाएगा। दूसरा कौन है? दूसरा है HCl। बताओ डिसोसिएट होकर क्या बनाएगा? H+ प्लस Cl- होगा। और तीसरा एसिड कौन है? तीसरा एसिड है HNO3। तो HNO3 डिसोसिएट होकर क्या बनाएगा? H+ प्लस NO3-। ठीक, अब आपको निकालना है इन तीनों से जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें H+ का कॉन्सेंट्रेशन। तो जैसा मैंने आपको सिखाया, पहले आप सबके मोल्स में डील करो। तो मोल्स कैलकुलेट करो। 200 ml ऑफ M मतलब इसकी मोलैरिटी कितनी हो गई है? 1। तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, इसके मिलीमोल्स कितने हो गए? 200। तो ये हो गया 200 मिलीमोल्स। HCl कितना हो जाएगा? देखो 300 इंटू 2, दिस वुड बी 600 मिलीमोल्स। और बचा HNO3, 500 इंटू 15, ये हो जाएगा 750 मिलीमोल्स। ठीक, अब हमें H+ निकालना है। तो देखो 1 मोल से 2 मोल बनता है। अगर 1 से 2 मोल बनता है तो बताओ 200 से कितना बनेगा? 2 इंटू 200 यानी 400 मिलीमोल्स। ये तो हो गया H+। सिमिलरली 600 मिलीमोल से ये H+ कितना बनेगा? ये भी 600 मिलीमोल्स बनेगा। और HNO3 से H+ कितना बनेगा? 750 से ये आपको 750 मिलीमोल्स मिलेगा। ठीक, तो फाइनल सॉल्यूशन में टोटल H+ कितना होगा? सबको ऐड कर दो। तो फाइनल सॉल्यूशन में जो टोटल H+ हुआ मिलीमोल्स वो कितना हो गया? 400 प्लस 600 1000 प्लस 750 1750 मिलीमोल्स। लेकिन मुझे H+ के मोल्स नहीं बताने, क्या बतानी है? फाइनल कंसंट्रेशन। तो बताओ H+ की फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगी? फाइनल मोल्स 1750 डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम। देखो 200 प्लस 300 500 प्लस 500 कितना हो गया? 1000। तो फाइनल मोलैरिटी आ जाएगी 1.75 मोलर। और यही अपना आंसर होगा। आ रही बात समझ में? तो बहुत आसान है आयंस के साथ भी डील करना। कंपाउंड को डिसोसिएट करते जाओ, जिस आयन को कैलकुलेट करना है उसके मोल्स निकालते जाओ, और आप फाइनल मोल्स को फाइनल वॉल्यूम से डिवाइड करके उसकी मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हो। कर सकते हैं ना? चलो, तो ये 2 केसेस थे, एक जो मैंने लास्ट क्लास कवर किया, एक जो अभी कवर किया। दोनों ही केसेस में हमने नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस को लिया है, नॉन रिएक्टिंग इलेक्ट्रोलाइट्स को। इलेक्ट्रोलाइट्स आपस में रिएक्ट भी कर सकते हैं। कैसे? कॉपी करो, फिर उस केस को कवर करते हैं।
देखो इनको हम नाम से लिख लेते हैं, इनको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। ठीक, क्या होती है देखो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, नाम से पता लग रहा है यहां पर प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। तो आप यहां पर दो इलेक्ट्रोलाइट्स को मिक्स करते हो, फॉर एग्जांपल मैं AgNO3 को मिक्स करूं NaCl के साथ, तो यहां पर डबल डीकंपोजिशन रिएक्शन होगी, आयंस एक्सचेंज होंगे। AgCl सिंस वाटर में इंसॉल्युबल है तो ये एक प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और साथ में बनाएगा NaNO3। तो ये सब एक्वस सोल्यूशन है, ये भी एक्वस है, ये एक्वस है, ये एक्वस है, लेकिन ये सॉलिड की फॉर्म में क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। अब बात यह आती है कि आपको कैसे पता लगेगा कौन पीपीटी होगा। तो अभी तो मैं जितने लिखवा रहा हूं उतने आपको याद रखने हैं, है ना, दो ही बहुत है अपने लिए, दो ही लिखेंगे, बाकी फिर आप लोग आगे बढ़ते जाओगे और अपने आप सीखते जाओगे। तो आगे पढ़ोगे चैप्टर्स, है ना, 12th क्लास में 11th क्लास के सारे चैप्टर्स जब पढ़ लोगे तो आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा कि कौन प्रेसिपिटेट होता है और कौन प्रेसिपिटेट नहीं होता है। ठीक है, तो AgNO3 प्लस NaCl क्या बनाएगा, AgCl सॉलिड प्लस NaNO3 एक्वस, बस बन गया पीपीटी। ध्यान देना, पीपीटी क्या होता है, पीपीटी सॉल्यूशन से बाहर चला जाएगा, और जो चीज सॉल्यूशन से बाहर चली गई वो मोलैरिटी में कंट्रीब्यूट नहीं करेगी। मोलैरिटी में कंट्रीब्यूट कौन करता है, जो सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व्ड फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ये तो डिसॉल्व्ड फॉर्म में प्रेजेंट है ही नहीं, ये तो क्या हो गया है, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बाहर चला गया है। तो अगर ये बाहर चला गया है तो हम इसके कंट्रीब्यूशन को कंसीडर नहीं करेंगे। सिमिलरली जैसे मेरे पास है BaCl2, BaCl2 को मैं मिक्स करूं Na2SO4 के साथ, तो यहां पे फिर से क्या होगा, आयन एक्सचेंज रिएक्शंस होंगी। आयन एक्सचेंज रिएक्शन से कंपाउंड क्या बनेगा, BaSO4। तो BaSO4 का एक पीपीटी बनेगा अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ NaCl। बैलेंस हम रिएक्शन को कर सकते हैं। तो इस तरह की रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस बोलते हैं। आई बात समझ में? चलो इसको यूज करके हम एक क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि 200 ml of 2 molar AgNO3, उसको आपने मिक्स किया विद सम 300 ml ऑफ, हम लेते हैं मान लो कुछ 3 या 2 मोलर ले लो, 2 मोलर NaCl के साथ। ठीक, what you have to calculate is calculate the concentration of each ion in the resulting solution। तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा उसमें आपको हर आयन की कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करनी है। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल है, AgNO3 और NaCl अलग अलग आयन्स है, अब ये आपस में रिएक्ट करेंगे और एक डबल डीकंपोजिशन रिएक्शन होगी। तो रिएक्शन को कंसीडर करते हैं, AgNO3 प्लस NaCl। ठीक, तो ये भी एक्वस प्लस ये भी एक्वस, रिएक्ट करके क्या बनाएगा, AgCl सॉलिड का एक पीपीटी अलॉन्ग विद NaNO3 एक्वस बनेगा। फिर से वो चीज सब कुछ सेम है, अब आपको मोल्स में डील करना है। तो पहले आप AgNO3 के मोल्स निकालो, 200 इंटू 2 मोलर, तो इसके मिलीमोल्स हो गए 400। ठीक, सिमिलरली आप NaCl के मिलीमोल्स निकालो, 300 इंटू 2, ये हो गया 600 मिलीमोल्स। ठीक, बताओ कौन खत्म होगा, ये कम अमाउंट में है, ये पूरा खत्म हो जाएगा 0। 400 के लिए 4, देखो 1 मोल के लिए 1 मोल काम में आता है, 400 के लिए 400 काम में आएगा, तो ये बचेगा कितना, 200 मिलीमोल्स। तो एक तो मेरे पास बच गया 200 मिलीमोल्स NaCl। ठीक, यहां पर रिएक्टेंट के साथ साथ प्रोडक्ट्स भी इंपॉर्टेंट है। देखो 400 मिलीमोल से ये कितना बनेगा, 400 मिलीमोल्स, लेकिन मैं इसको काउंट नहीं करूंगा क्योंकि ये तो क्या बन गया है, पीपीटी बन गया ना। और इसके 400 से ये NaNO3 भी कितना बनेगा, 400 मिलीमोल्स बनेगा। ठीक, तो बेसिकली अब सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या बचा, एक तो 200 मिलीमोल्स NaCl है और एक 400 मिलीमोल्स
NaNO3 है। अब ये दोनों आपको सॉल्यूशन में आयंस देंगे और उसके बेसिस पर आप क्या कर सकते हो, आयंस की मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हो। तो NaCl और NaNO3। अब आप देखो NaCl टूट कर क्या बनाएगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस बनाएगा। बताओ NaNO3 टूट कर क्या बनाएगा, Na प्लस प्लस NO3 माइनस बनाएगा। तो NaCl कितना, NaCl 200 मिलीमोल्स, NaNO3 भी कितना, ये 400 मिलीमोल्स। ठीक, आप देखो 1 मोल से 1 मोल, Na प्लस यहां पे बनेगा 200, यहां पर भी बनेगा 200। सिमिलरली NaNO3 ये भी बनेगा 400, ये भी बनेगा 400 बनेगा। अब आप देखो टोटल Na प्लस, तो टोटल Na प्लस कितना हो गया, टोटल Na प्लस हो गया 200 प्लस 400 600 मिलीमोल्स डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम 500। इसकी मोलैरिटी हो गई 6/5। कर सकते हैं, बताओ Cl माइनस की कितनी होगी, 200 डिवाइडेड बाय 500 कितना, 2/5, और NO3 माइनस कितना होगा, 4/5, 400/500 कर सकते हैं। तो बस अभी ध्यान रखना, जब पीपीटी बन रहा है तो जिसका पीपीटी बन रहा है हम उसके कंट्रीब्यूशन को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो सॉल्यूशन से बाहर चला जाएगा। एक चीज तो ये, कभी कभी आपसे क्या होता है, पीपीटी का मास पूछ लेता है, तो पीपीटी का जब मास आपसे पूछता है, बम फट रहे हैं, बम बड़े बड़े बम, पीपीटी का जो मास पूछ लेता है उसमें आपको क्या करना होता है, देखो इसके मिलीमोल्स आ गए, मिलीमोल्स यानी देखो 400 मिलीमोल्स का मतलब हो गया 400/1000, दैट इज 0.4 मोल्स। तो अगर मुझसे प्रेसिपिटेट का मास पूछ लिया है तो उसके मोल्स निकाल लिए। बताओ मोल्स से मास निकालने के लिए क्या करेंगे, मोल्स इनटू इसका मोलर मास जो कि होता है 143.5, इसको मल्टीप्लाई करके हम प्रेसिपिटेट का मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो ये था अपना एक केस जहां पर सॉल्यूशंस आपस में रिएक्ट करते हैं। अगर पीपीटी फॉर्म हो रहा है तो आप पीपीटी का कंट्रीब्यूशन कंसीडर नहीं करोगे, उसके आयंस को हम कंसीडर नहीं करेंगे। बाकी जो जो सॉल्यूशन में बच गया सबके आयंस को ऐड करो और आप उनकी मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हो। ये था अपना फोर्थ और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर मोलैरिटी के अलग अलग एप्लीकेशन जो मैंने आपको यहां पे सिखाया। तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, यहां आपने मोलैरिटी के ऑलमोस्ट सारे एप्लीकेशंस को कवर कर लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अपने फिफ्थ कॉन्सेंट्रेशन टर्म की तरफ जिसका नाम है मोलैलिटी। क्या है, मोलैलिटी। तो आप ये कॉपी करो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं विद आवर नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म। फिर देखो अगला टर्म फिफ्थ जिसका नाम है मोलैलिटी, तो उसको लिखते हैं स्मॉल से ही, मोलैलिटी। देखो मोलैरिटी को हम कैपिटल M से डिनोट करते थे, उसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों अलग अलग टर्म है अनटिल एंड अनलेस आप तोतले नहीं हो। जानते हो तोतला, तोतला देखो तोतला आदमी चाहे मोलैरिटी बोले चाहे मोलैलिटी बोले, वो दोनों को क्या बोलेगा, मोलैलिटी बोलेगा, है ना। तो ऐसे ही तोतले आदमी के अलावा सबके लिए मोलैरिटी और मोलैलिटी क्या होता है, अलग अलग होता है। उसके लिए अलग अलग होता है, तो बेचारा बोल नहीं पाता है वो, है ना, मजबूर है। देखो मोलैरिटी आपने कैसे डिफाइन की, मोलैरिटी आपने कैसे डिफाइन की, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, दिस इज मोलैरिटी। मोलैलिटी, मोलैलिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, मोलैलिटी को देखो हम डिफाइन करते हैं एज मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। यानी अगर मैं मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखूं तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी किसके अंदर, केजी के अंदर। देखो डिफरेंस नजर आ रहा होगा, जहां मोलैरिटी पे आप मोल्स ऑफ सोल्यूट को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करते हो, वहीं मोलैलिटी में आप मोल्स ऑफ सोल्यूट को मास ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड करते हो। तो ये
मास मोल्स बाय वॉल्यूम है ना, मतलब मास बाय वॉल्यूम की यूनिट है, ये मास बाय मास यूनिट है। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है, दोनों को कभी भी इक्वेट मत करना, बहुत अलग अलग टर्म है। मोलैरिटी एक अलग टर्म है, मोलैलिटी एक अलग टर्म है। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज देखो, अगर आप टेम्परेचर बदलते हो तो वॉल्यूम बदलेगा ना, वॉल्यूम बदलेगा तो मोलैरिटी भी क्या होगी, बदलेगी। यानी मोलैरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अब आप यहां देखो, टेम्परेचर बदलने पर ना तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट बदलेंगे, ना मास ऑफ सॉल्वेंट बदलेगा। तो अगर मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं बदलेगा तो मोलैलिटी भी नहीं बदलेगी। इसका मतलब मोलैलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग ध्यान रखना, मोलैरिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, whereas molality is independent of temperature। ठीक, एक चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है, मोलैलिटी और मोलैरिटी में डिफरेंस, और दूसरा मोलैरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है जबकि मोलैलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। ठीक, उसके बाद यूनिट की बात कर लेते हैं। देखो मोल्स की यूनिट तो हो गई मोल्स, मास की यूनिट हो गई केजी, तो इसको हम मोल पर केजी से डिनोट कर सकते हैं। ठीक, ये हो गई इसकी यूनिट और ये हो गया इसका छोटा सा फॉर्मूला। बात है क्वेश्चंस की, तो देखो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पहले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने वाले क्वेश्चन और फिर उसको हम धीरे धीरे एक्सटेंड करते जाएंगे। तो आओ, पहला और सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चन है आपके पास, सपोज 90 ग्राम ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन, कुछ हम ले लेते हैं, मान लो मैं लेता हूं कुछ 290 ग्राम ले लेता हूं, 290 ग्राम सोल्यूशन। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन। ठीक, तो पहला बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, मोलर मास कितना होता है इसका, 180। ठीक, तो आपके पास क्या है, एक सोल्यूशन है, ध्यान देना, डायरेक्ट ये मत कर देना कि मोल्स निकाल लो और इससे डिवाइड कर दो। ये तो किसका मास है बताओ, सोल्यूशन का, है ना। मोलैलिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको इसका मास चाहिए होता है सॉल्वेंट का। तो वही काम करो, आपको मास ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है कितना, 290 ग्राम। इससे आप कैलकुलेट करो मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालोगे, मास ऑफ सोल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट, दैट इज 200 ग्राम। पहला काम तो ये, कुछ लोग यहां मिस्टेक कर देते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन में पढ़ लेना कि आपको मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है या मास ऑफ सोल्यूशन दिया है, बस हो गया। उसके बाद मोल्स ऑफ सोल्यूट, बताओ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हो गए, गिवन मास 90 अपॉन मोलर मास 180, ये आएगा 0.5। ठीक, लगाओ मोलैलिटी के फॉर्मूले में वैल्यूज प्लेस करो। मोलैलिटी इक्वल टू क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो देखो ग्राम में, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे तो वो 1000 ऊपर आ जाएगा। तो ये इससे 5 टाइम्स कैंसिल, मोलैलिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.5 होगा। तो बस ये हो गया आपका सॉल्यूशन और इसकी मोलैलिटी कितनी हो गई, 2.5। पहला बिल्कुल बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चन। आओ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगले क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना है, बहुत आसान है क्वेश्चन भी, आई होप आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन इज कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 20% weight by weight NaOH solution। 20% weight by weight NaOH solution है और आपको उसकी मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है। करो।
देखो आपने सॉल्व कर लिया होगा, आपका आंसर आएगा या तो आप इसको 6.25 बोल लो, या 25/4 बोल दो, या फिर 50/8 बोल दो। ये सारे आपके आंसर्स हैं। ठीक, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? बहुत आसान है। आपको बोला गया है 20% वेट बाय वेट एनयूएच। बताओ 20% वेट बाय वेट एनयूएच का मतलब क्या? अब ये सारी डेफिनेशंस काम में आएंगी। आपको याद हो मैंने आपसे कहा था कि इसका बेसिक फॉर्म, इससे हम क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं ये आपको याद रखना है। 20% वेट बाय वेट एनएच का मतलब कितना हो गया कि 20 ग्राम NaOH इन 100 ग्राम सोल्यूशन होगा। तो यहां से मास ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया? 100 ग्राम होगा। बताओ मास ऑफ सोल्यूट कितना हो गया? 20 ग्राम। ये रहा मास ऑफ सोल्यूशन, ये रहा मास ऑफ सोल्यूट। बताओ मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया? तो 100 - 20 यानी वो होगा 80 ग्राम। आ गया मास ऑफ सॉल्वेंट, बस हो गया मोलैलिटी सॉल्व। बताओ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट कौन है? NaOH। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने होंगे? गिवन मास 20 अपॉन मोलर मास 40, दैट इज 0.5। मास ऑफ सॉल्वेंट लिखो, मोलैलिटी का फॉर्मूला मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये ग्राम में है ना, तो इसको केजी में कन्वर्ट करो, इंटू 1000 आएगा तो 0 से 0 कैंसिल। 0.5 इंटू 100 हो गया 50/8, या फिर आप इसको 6.25 क्लियर। ये हो गया अपना सेकंड केस। आपको वेट बाय वेट परसेंट दिया हो और आप उससे क्या कर सकते हो? सॉल्यूशन की मोलैलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही कभी कभी आपको वेट बाय वॉल्यूम परसेंट दे देगा और वहां से मोलैलिटी कैलकुलेट करनी हो सकती है। कैसे कैलकुलेट करेंगे आओ वो केस भी देखते हैं। तो देखो इस केस में आपको वेट बाय वॉल्यूम परसेंट के साथ साथ सॉल्यूशन की डेंसिटी की इंफॉर्मेशन भी दी हुई होती है। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं इस पे भी कि कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ, देते हैं अपन कुछ 30% वेट बाय वॉल्यूम। बताओ कौन सा सब्सटेंस लें? सब्सटेंस हम ले लेते हैं KOH सॉल्यूशन। द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.5 ग्राम पर ml। ठीक, तो आपको एक सॉल्यूशन दिया है जो 30% वेट बाय वॉल्यूम है KOH में। तो आप देखो फिर से वही चीज, ये 30% वेट बाय वॉल्यूम KOH का मतलब क्या? तो क्या होगा इसका मतलब? सिखाया था मैंने आपको। हाँ, क्या होगा? 30 ग्राम KOH, 30 ग्राम KOH इन 100 ml सॉल्यूशन होगा। देखो ये दो चीज मिल गई, एक तो मुझे मिल गया मास ऑफ सोल्यूट और दूसरा मुझे मिल गया, अच्छा उसको 30 की जगह आप 28 कर लो, थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी अपनी, शायद, पक्का तो पता नहीं है, आर्बिट्री वैल्यूज दी मैंने आपको। तो 28 ग्राम KOH इन हो गया 100 ml सोल्यूशन। तो दो चीजें मिल गई, एक मास ऑफ सोल्यूट और एक वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो पहले तो देखो मास ऑफ सोल्यूट से आप मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल लो, कितना आएगा? गिवन मास अपॉन इसका मोलर मास आएगा 56 यानी 0.5 मोल। एक काम हो गया। अब बचा मास ऑफ सॉल्वेंट। तो देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, यहां से आप कैलकुलेट कर लो मास ऑफ सॉल्यूशन। तो बताओ मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी यानी 150 ग्राम। ये ग्राम पर ml, ये ml से ml कैंसिल, मास किस में आएगा? ग्राम में। बस अभी देखो इंपॉर्टेंट चीज, ये मास ऑफ सॉल्यूशन आया है, इससे डिवाइड नहीं करना, डिवाइड किससे करना है? मास ऑफ सॉल्वेंट से। तो बताओ मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? सॉल्वेंट होगा मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट 28।
तो ये वैल्यू कितनी आएगी, आई थिंक ये वैल्यू आ जाएगी 122 ग्राम। आ गया। तो ये रहा मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये रहा मास ऑफ सॉल्वेंट। बताओ मोलैलिटी का फॉर्मूला, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो इस वैल्यू को सॉल्व करके हम मोलैलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये अलग अलग टर्म है, आपने जो पिछले 4 टर्म पढ़े आप चारों से मोलैलिटी कैलकुलेट कर सकते हो। वेट बाय वेट परसेंट से देख लिया, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट से देख लिया। अब मूव करते हैं थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट पे कि कैसे हम किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी को उसकी मोलैलिटी से रिलेट करते हैं। क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। तो आप कॉपी करो, फिर हम मूव करते हैं अगला अपना टॉपिक, दैट इज मोलैरिटी और मोलैलिटी में रिलेशन। देखो अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। देखो वैसे तो सब लोग यहां पर एक फॉर्मूला लिखवा देते हैं, पर मैं आपको लॉजिक भी बताऊंगा, फॉर्मूला भी बताऊंगा। कभी कभी लॉजिक काम में आता है, फॉर्मूला भूल जाओ तो, है ना। अगर फॉर्मूला भूल गए तो वैसे इतनी सारी चीजें याद रखने की है तो जनरली, और ये फॉर्मूला तो जनरली लोग भूल ही जाते हैं, इसलिए लॉजिक से ज्यादा चलो। देखो इसको करने के लिए हम क्वेश्चन लेते हैं एक, ठीक। क्वेश्चन है मेरे पास, सपोज कि द मोलैरिटी ऑफ, या ऐसे लिखो आप क्वेश्चन को, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ molar NaOH solution whose density is लेते कुछ 1.2 ग्राम पर ml, ठीक। तो 2 मोलर NaOH सोल्यूशन है, उसकी डेंसिटी है 1.2 ग्राम पर ml और आपको उसकी मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक। तो पहले मैं बिल्कुल आपको लॉजिक से सिखा रहा हूं, उसके बाद हम एक फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे और उसको याद रखने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो देखो सबसे पहले आपको मोलैलिटी निकालनी। आप अपनी रिक्वायरमेंट देखो, मोलैलिटी निकालने के लिए आपको 2 चीजें चाहिए, एक मोल्स ऑफ सोल्यूट और दूसरा मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक। मुझे 2 चीजें ढूंढनी है इस डेटा से। डेटा क्या क्या दिया है, एक तो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दी हुई है, अगर मुझे कहीं से वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मिल जाए तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूशन, है ना। ये देखो 2 मोलर NaOH, इसका क्या करूं, तो इसके लिए आपको मोलैरिटी की वो 7 स्टार डेफिनेशन याद आनी चाहिए। मैंने लिखवाई थी ना आपको 7 स्टार डेफिनेशन। क्या बोला था मैंने आपसे कि अगर किसी ने लिख दिया 2 मोलर NaOH, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2 मोल NaOH is present in कितना, 1 लीटर। 1 लीटर मतलब 1000 ml सोल्यूशन, ठीक। तो 2 मोल NaOH प्रेजेंट है किसमें, 1000 ml सोल्यूशन में प्रेजेंट है। देखो मुझे यहां से 2 चीजें मिल गई, एक तो मुझे मिल गया मोल्स ऑफ सोल्यूट, देखो मेरा आधा काम हो गया, मुझे मोल्स ऑफ सोल्यूट मिल गए, और मुझे मिल गया वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, डेंसिटी, यहां से मास ऑफ सोल्यूशन निकाल सकता हूं ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मास ऑफ सोल्यूशन की। बताओ मास ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू डेंसिटी। सिंस डेंसिटी ग्राम पर ml में थी, तो मुझे वॉल्यूम को भी ml में कन्वर्ट करना होगा। तो देखो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, आ जाएगा 1200 ग्राम। ये आ गया मास ऑफ सोल्यूशन, आ गया। अभी मुझे मास ऑफ सोल्यूशन तो लेना चाहिए, मुझे चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए मुझे एक और चीज चाहिए होगी, दैट इज मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं, 2
इंटू मोलर मास 40 दैट इज 80 ग्राम होगा। देखो मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, मास ऑफ सॉल्यूट आ गया। आप यहां से मास ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट कर सकते हो। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा बताओ, 1200 माइनस 80 दैट इज 1120 ग्राम, या फिर आप इसको 1.12 kg भी बोल सकते हो, बोल सकते हैं ना। देखो मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया केजी में, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। मुझे कैलकुलेट करनी है मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितना 2 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी 1.12। इस वैल्यू को कैलकुलेट करके हम अपनी मोलैलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो सिंपल स्टैंडर्ड लॉजिकल मेथड है। अगर आपको मोलैरिटी दी है और मोलैलिटी निकालनी है तो आप मोलैरिटी को इस फॉर्म में लिख लो। यहां से दो चीजें मिल गई, एक मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एक वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। फिर मास ऑफ सॉल्यूशन निकालो, मास ऑफ सॉल्यूट निकालो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा, और फिर बस आपको मोलैलिटी के फॉर्मूले में वैल्यूज रखनी है। तो सेम इसी को फॉलो करते हुए हम एक फॉर्मूला भी डिराइव करने जा रहे हैं, ठीक। वो फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है। अगर याद रह जाता है तो डायरेक्ट कन्वर्जन कर लेना, याद नहीं रहता है तो ये आपका स्टैंडर्ड मेथड है। कॉपी करो, फिर मैं आपको फॉर्मूला डायरेक्ट करवाता हूं। अभी देखो, जब भी आपको मोलैरिटी और मोलैलिटी को रिलेट करना होगा, आपको हमेशा सॉल्यूशन की डेंसिटी दी हुई होगी, ठीक है। तो कुछ चीजें आपको गिवन है, मान लो इसे मोलैरिटी गिवन है, एक तो मोलैरिटी m है। तो मोलैरिटी m होने का मतलब क्या होगा बताओ, m मोल्स आर प्रेजेंट इन 1000 ml सॉल्यूशन, ये मतलब होगा मोलैरिटी m होने का, ठीक। तो मुझे दो चीजें मिल जाएगी, एक तो मिल जाएंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वो तो कितना हो गया m, और एक मुझे मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वो कितना हो जाएगा 1000 ml। अब अगर आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पता है तो बताओ क्या आप यहां से मास ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हो। तो कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम 1000 इंटू डेंसिटी। ध्यान देना, डेंसिटी आपको जनरली ग्राम पर ml में दी हुई होती है, तो ये मास आएगा ग्राम्स में, 1000 D मास ऑफ सॉल्यूशन। फिर देखो ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, क्या आप मोल्स ऑफ सॉल्यूट से मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट कर सकते हो। कितना आ जाएगा, मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होगा। तो देखो मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट, क्या मैं इन दोनों से मास ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट कर सकता हूं। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन 1000 D माइनस मास ऑफ सॉल्यूट m इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ध्यान देना है m इंटू है, मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और ये वाली आपको मिलेगी ग्राम्स में मिलेगी। बस अब आपने कैलकुलेट करनी है मोलैलिटी। तो देखो ये रहा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये रहा मास ऑफ सॉल्वेंट। बताओ मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गए m अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट 1000 D माइनस m इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो एक ग्राम में, हमें किस में रखना होता है, केजी में। तो डिवाइड बाय 1000 करूंगा, 1000 ऊपर आएगा और ये आपका फाइनल फॉर्मूला बनेगा। ठीक, तो अल्टीमेटली आपको जो चीज याद रखनी है, अगर आप लॉजिक से नहीं चलना चाहते हो, फॉर्मूला बेस्ड रहना चाहते हो, तो ये आपके पास एक फॉर्मूला है, दैट इज मोलैलिटी इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, 1000 इंटू m अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। फिर से सारी वैल्यूज रख के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन आपने किया था उसको आप इस मेथड से करोगे,
मोलैरिटी दी हुई है, डेंसिटी दी हुई है, मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, आपको सेम आंसर मिलेगा। अब चॉइस आपकी है कि आप लॉजिक से मूव करना चाहते हो या फिर आप फॉर्मूला बेस्ड रहना चाहते हो, सब कुछ आपके ऊपर है। फॉर्मूला थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था कि फॉर्मूला जनरली याद नहीं रहता है, पर थोड़ी कोशिश करोगे तो आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। फॉर्मूला याद नहीं होता है, देखो मैंने आपको लॉजिक सिखाया पूरा कि कैसे आप सॉल्व करते हो। एक दो बार आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप अपने आप आसानी से मोलैरिटी और मोलैलिटी को आपस में रिलेट कर सकते हो। क्लियर? तो ये था अपना फिफ्थ टर्म, दैट वाज मोलैलिटी। कॉपी करो। अब देखो, वेट बाय वेट परसेंट हो गया, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट हो गया, है ना, मोलैरिटी हो गई, मोलैलिटी हो गई, 5 टर्म हो गए। अब हमारे पास जो अगला कॉन्सेंट्रेशन टर्म बचता है वो है मोल फ्रैक्शन। तो आओ देखते हैं कि मोल फ्रैक्शन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगला टर्म अपना दैट इज मोल फ्रैक्शन, 6th टर्म। मोल फ्रैक्शन को हम इस साइन से डिनोट करते हैं। बेसिकली ये साइन होता है जाई, इसको हम जाई बोलते हैं, लेकिन थोड़े दिनों बाद हम इसको एक्स बोलने लग जाते हैं, इसलिए हम आज से इसको एक्स बोल लेते हैं। ठीक, तो इसका नोटेशन है मोल फ्रैक्शन का। मोल फ्रैक्शन होती क्या है? सबसे पहली चीज तो मोल फ्रैक्शन एक मिक्सचर के लिए डिफाइंड होती है। किसके लिए डिफाइंड होती है? मिक्सचर के लिए, है ना। सिंगल कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का कोई मतलब नहीं होता, तो एक मिक्सचर के लिए डिफाइंड है। और डिफाइन कैसे करते हैं? बहुत ही आसान है, इट इज सिंपली द रेशियो ऑफ moles of one component to the total moles of mixture। एक मिक्सचर के किसी एक कंपोनेंट के मोल्स को मिक्सचर के टोटल मोल से अगर आप डिवाइड कर दो तो जो आपको टर्म मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं जैसे अभी सोल्यूशन की, तो देखो किसी भी सोल्यूशन के 2 कंपोनेंट होंगे, एक होगा सॉल्यूट और दूसरा कौन होगा? सॉल्वेंट। ठीक, तो सोल्यूशन के 2 कंपोनेंट्स, एक सोल्यूट है एक सॉल्वेंट है। अगर मैं यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट लिखना चाहता हूं तो बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का सिंपल सा फॉर्मूला क्या बनेगा? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स क्या होंगे? टोटल मोल्स होंगे मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सिमिलरली अगर आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट लिखना चाहते हो तो बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा? हाँ, क्या बनेगा? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, तो ये सोल्यूशन, ये सोल्यूट, ये सॉल्वेंट, एक सोल्यूशन के 2 कंपोनेंट है सोल्यूट और सॉल्वेंट। ये सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला, ये आपके सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला। तो किसी भी मिक्सचर में अगर आपको किसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो बड़ा आसान है, उस कंपोनेंट के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मिक्सचर में जितने भी मोल्स प्रेजेंट है। एक बात तो ये फॉर्मूला। ठीक, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आप देखो, अगर आप सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मोल फ्रैक्शंस को ऐड करो तो देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, आप दोनों को ऐड करके देख लो, इसकी नेट वैल्यू आएगी 1। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको हमेशा याद रखनी है, ये आपको कभी भी कोई बताने नहीं आएगा। किसी भी मिक्सचर में जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, अगर आप उन सबके मोल फ्रैक्शन का सम कर दो तो आपको वैल्यू कितनी मिलेगी? हमेशा 1। ये आप ध्यान रखना, एक मिक्सचर में प्रेजेंट सारे कंपोनेंट्स की मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा कितना होता है? 1 होता है। मैं इसे स्टेटमेंट फॉर्म में भी लिख रहा हूं, बट स्टिल आपको इसको एज इट इज याद रखना है कि द सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस, the sum of mole fractions of all the elements, of all the components
in a mixture is always unity। ठीक, एक चीज तो आपको ध्यान रखनी है, इसका मतलब ये हो गया कि मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट किसके इक्वल हो गया 1। यानी अगर आपको मोल्स ऑफ सोल्यूट पता है तो आप सिंपल वहां से 1 माइनस एक्स सोल्यूट करके मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अगर पता है तो 1 में से माइनस कर दो, आपको क्या मिल जाएगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आपको मिल जाएगा। बात समझ में? एक चीज तो ये, दूसरी एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखो, अगर मैं यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का रेशियो निकालूं तो देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या होगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स होगा। बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, ये होगा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स से टोटल मोल्स कैंसिल, तो देखो सिंपल, किसी भी मिक्सचर में दो कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन का जो रेशियो होता है वो उनके मोल्स के रेशियो के बराबर होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक मिक्सचर में जो दो कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का रेशियो होगा वही हमेशा क्या होगा, उनके मोल्स का रेशियो होगा। एक्चुअली ये चीज आपके काम में आएगी जब आपको सॉल्यूशन क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन दे देगा और उससे मोलैरिटी बाकी टर्म्स पूछ लेगा, तो वहां पे क्या होता है, कोई रास्ता क्लिक नहीं करता है। तो आप ध्यान देना, कभी भी क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन दिया हो और कोई दूसरा टर्म पूछा हो तो आप अपने क्वेश्चन को हमेशा यहां से स्टार्ट करो। सबसे पहले दोनों कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन निकाल लो, उनको डिवाइड करो, उनको डिवाइड करने से आपको उनके मोल्स का रेशियो मिल जाएगा और फिर हम अपने क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं। कैसे, वो तो अभी देखते हैं। एक बार आप ये सब कॉपी करो, ये डेफिनेशन, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, और उसके बाद हम इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कैसे आप इस फंडे को यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल देखो एक क्वेश्चन, ठीक, हम इसमें वैल्यू पुट करने वाला क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं, ठीक है, वो भी आप चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। फिर भी सपोज मेरे पास मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है मुझे, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ HNO3 in a 63% weight by weight HNO3 aqueous solution। देखो पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन तो ये, आपको एक टर्म दे दिया है दैट इज वेट बाय वेट परसेंट, 63% वेट बाय वेट HNO3 का एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक, और यहां पे आपको सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, HNO3 का मोल फ्रैक्शन। तो देखो बहुत ही आसान है, इस टर्म का मतलब क्या हुआ, 63% वेट बाय वेट का, इसका मतलब हुआ 63 ग्राम HNO3 is present in 100 ग्राम सॉल्यूशन होगा। 63 ग्राम HNO3 क्या है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट, ठीक। तब आप देखो आपको यहां पर दो चीजें मिल चुकी हैं, एक तो मुझे मिल गया है मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, और दूसरा मुझे क्या मिल गया है, दूसरा मुझे मिल गया है मास ऑफ सोल्यूशन, सॉल्वेंट नहीं है, क्या है, सोल्यूशन, ठीक। देखो मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूशन, क्या मैं यहां से मास ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट कर सकता हूं, बिल्कुल, कितना, 100 माइनस 63 कितना आएगा, दिया जाएगा 37 ग्राम, सही है। देखो हो गया क्वेश्चन सॉल्व, आपको मास ऑफ सोल्यूट मिल गया, आपको मास ऑफ सॉल्वेंट मिल गया। अगर आपको कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, तो बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला क्या बनेगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट 63 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ HNO3 भी कितना आएगा, 63 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, टोटल मोल्स कितने, 63 बाय 63 प्लस सॉल्वेंट का मास 37 अपॉन मोलर मास 18, क्योंकि सॉल्वेंट कौन है, वाटर।
तो ये हो गया हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ HNO3 का आंसर। कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, है ना। तो मेन चीज क्या है, बहुत आसान है। वेट बाय वेट परसेंट दिया है, तो वेट बाय वेट परसेंट से दो चीजें मैंने डिपिक्ट कर ली, एक मास ऑफ सोल्यूट और दूसरा मास ऑफ सोल्यूशन, और फिर वहां से हम मास ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट करके मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो जो आपको वेट बाय वेट परसेंट दिया है। कभी कभी क्या होता है ना, मोल फ्रैक्शन को मोलैरिटी से भी रिलेट करवाता है। तो एक क्वेश्चन करते हैं जिसपे हम मोल फ्रैक्शन को मोलैलिटी से रिलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस क्वेश्चन, मैं कहता हूं कि मोल फ्रैक्शन of H2SO4 in its aqueous solution is 0.2। ठीक, aqueous solution में जो आपका H2SO4 है उसका मोल फ्रैक्शन कितना है, 0.2। You have to calculate the molality of H2SO4 solution। Calculate the molality of H2SO4 solution। इस solution के अंदर आपको molality कैलकुलेट करनी है। तो देखो कैसे अप्रोच करेंगे। पहली चीज aqueous solution है, तो सोल्यूट तो कौन हो गया, H2SO4। तो आपको सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन दिया है 0.2। ठीक, मतलब अगर सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.2 है तो सॉल्वेंट कौन है, वाटर, उसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा, हाँ जी बिल्कुल सही, कितना होगा, 0.8 होगा। आ गया। लेकिन अब मैं मोलैलिटी कैसे कैलकुलेट करूं, तो देखो जैसे मैंने आपको सिखाया, वो पॉइंट लिखवाया था, कभी भी मोल फ्रैक्शन दिया हो और आपको उससे कुछ भी कैलकुलेट करना हो, क्या करो, सोल्यूट सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन को निकाल के डिवाइड कर दो। ये अप्रोच आप बना के चलो, आपको हमेशा अपना आंसर मिलेगा। तो देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O। बताओ क्या मैं इस वैल्यू को मोल्स ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ H2O लिख सकता हूं? कोई डाउट नहीं ना, सीखा हमने, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 कितना है, 0.2 अपॉन मोल्स ऑफ H2O कितने हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O 0.8। तो यहां से मुझे मोल्स ऑफ H2SO4 अपॉन मोल्स ऑफ वाटर का रेशियो मिल गया। क्या आएगा रेशियो, तो मोल्स ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ वाटर आर 1/4। ठीक, अब आप क्या करो, चाहो तो रेशियो के टर्म्स में ले लो या फिर सिंपल ले सकते हो डायरेक्ट, कि मोल्स ऑफ H2SO4 1 मान लो और मोल्स ऑफ H2O कितना मान लो, 4। तो जैसी आपकी इच्छा है वैसे मान लो। पहले मैं x मान के कर रहा हूं कि मान लो लेट मोल्स ऑफ H2SO4 है x, इसका मतलब मोल्स ऑफ वाटर इसके 4 टाइम्स होंगे, 4x। ठीक, तो वाटर कौन है, सॉल्वेंट है। आपको क्या कैलकुलेट करना है बताओ, हाँ जी आपको कैलकुलेट क्या करनी है, मोलैलिटी। तो बताओ मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स होगा। तो बताओ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हुए, सोल्यूट तो H2SO4 है, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट तो आ गए x डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। देखो वाटर के मोल्स है 4x, अगर मुझे इसका मास निकालना है तो बहुत अच्छी, क्या करना पड़ेगा, मोलर मास से मल्टीप्लाई, 4x इंटू 18, लेकिन ये बताएगी ग्राम में, ग्राम को कन्वर्ट करो केजी में, तो इंटू 1000 कर दोगे ऊपर, x कैंसिल। देखो 4 इसको 250 टाइम कैंसिल करेगा, तो मोलैलिटी की वैल्यू आ गई 250/18, या फिर आप इसको 125/9 भी बोल सकते। समझ में आता है। तो ये देखो आपने मोल फ्रैक्शन से क्या कैलकुलेट कर ली है, मोलैलिटी कैलकुलेट कर ली। तो कभी अगर आपको सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन दिया है, आप उससे उस सोल्यूशन की मोलैलिटी भी कैलकुलेट कर सकते हो, कर सकते हैं ना, आसान है।
चलो कॉपी करो। फिर एक और क्वेश्चन करते हैं जहां पे मोलैरिटी की जगह मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन को मोलैरिटी से रिलेट करते। तो कोई फॉर्मूला नहीं बनाएंगे, यहां भी नहीं बनाया, नॉर्मल लॉजिक से मूव करो क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले बन जाएंगे, रिलेट करने चलेंगे। और वैसे भी कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बनेगा, तो आप तो सिंपल लॉजिक यूज करो, कॉपी करो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक क्वेश्चन जिसमें आप मोलैरिटी को मोल फ्रैक्शन से रिलेट करोगे। फिर देखो एक और क्वेश्चन मोल फ्रैक्शन को यूज करते हुए। क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ aqueous NaOH solution whose density is say some 1.2 gram per ml या 1. आप इसे करो 24 ग्राम पर ml ले लो, एंड मोल फ्रैक्शन of NaOH, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इज से कुछ 0.4 है। ठीक, तो आपको देखो मोलैरिटी दी है, सॉल्यूशन की डेंसिटी दी है और आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ NH दिया है। सॉरी, मोलैरिटी आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक, देखो फिर से वही चीज, आपको सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH दिया गया है 0.4। तो मैं अच्छी तरह जानता हूं कि यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O कितना बन जाएगा 0.6। क्लियर? फिर क्या करेंगे? हाँ, वही काम, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH को डिवाइड कर दो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O से। तो यहां से आपको NaOH और H2O के मोल्स का रेशियो मिल जाएगा कितना, 0.4/0.6, दैट इज मोल्स ऑफ NaOH अपॉन मोल्स ऑफ H2O की वैल्यू आ गई 2/3। आ गया? ठीक है, तो देखो पिछला क्वेश्चन मैंने x मान के किया था, अब मैं दूसरे तरीके से कर रहा हूं, है ना। क्या कर रहा हूं मैं, NaOH के मोल्स मान लेता हूं 2 और H2O के मोल्स मान लेता हूं 3। आप चाहो तो फिर से वही x की फॉर्म में कर सकते हो कि NaOH के मोल्स x मान लो तो वाटर के मोल्स 3/2 टाइम्स ऑफ x हो जाएंगे। खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप तो डायरेक्ट देखो, मैंने मान लिया NaOH के मोल्स है 2 और H2O के मोल्स है 3। तो इफ NaOH के मोल्स हो गए 2 और H2O दैट इज योर सॉल्वेंट के मोल्स हो गए 3, क्या आप मुझे दोनों का मास कैलकुलेट करके बता सकते हो? भाई मोल्स ऑफ NaOH से मैं निकालूंगा मास ऑफ NaOH कितना, 2 इंटू मोलर मास 40 दैट इज 80 ग्राम। सही है। यहां से आप कैलकुलेट करोगे मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज H2O कितना, 3 इंटू 18 दैट इज 54 ग्राम। वैसे मैं ये कैलकुलेट क्यों कर रहा हूं, कैलकुलेट मैं इसलिए कर रहा हूं कि मुझे कैलकुलेट क्या करनी है बताओ, मोलैरिटी। ठीक, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है। अब आप क्वेश्चन का डेटा पढ़ो, आपको सॉल्यूशन की डेंसिटी दी हुई है और आपको चाहिए सॉल्यूशन का वॉल्यूम। बताओ वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। यानी अगर आपको कहीं से सॉल्यूशन का मास मिल जाए तो आप उसको डेंसिटी से डिवाइड करके सॉल्यूशन का वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो। और देखो मुझे नजर आ रहा था जिस मैंने आपको सिखाई है कि मोल्स का रेशियो आ जाएगा, दोनों के मोल्स से मैंने दोनों का मास निकाल लिया। बताओ क्या आप इन दोनों को कंबाइन करके मुझे मास ऑफ सॉल्यूशन बता सकते हो? कितना बनेगा, 80 + 54 134 ग्राम। यह आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन होगा। ऐसा करो थोड़ा कैलकुलेशन को इजी कर लेता है, आप इसे 1.24 की जगह 1.34 कर, है ना, डेंसिटी को कितना कर दो 1.34। अब देखो ये रहा मास ऑफ सॉल्यूशन, ये रही डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी, 1.34 ग्राम पर ml। बताओ क्या आप इन दोनों को यूज करके वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हो? बोलो हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। कैसे, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम आ गया 100 ml और 100 ml का मतलब कितना हो गया, 0.1 लीटर। सही है।
आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना 2, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट 2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स 0.1, तो बताओ मोलैरिटी कितनी आ गई सॉल्यूशन की 20, और ये हो गया मेरा आंसर, है ना। तो बहुत आसान है, आप किसी भी टर्म को किसी दूसरे टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मोल फ्रैक्शन दिया है, मोलैरिटी पूछे, चाहे मोलैलिटी पूछे, चाहे कोई भी टर्म पूछे, अगर मोल फ्रैक्शन को किसी भी दूसरे टर्म में कन्वर्ट करना है तो मेरी ये ट्रिक याद रखना, मोल फ्रैक्शंस दोनों कंपोनेंट की कैलकुलेट करो और उसके बाद दोनों की मोल फ्रैक्शन को डिवाइड कर दो, तो वहां से आपको मोल्स का रेशियो मिल जाएगा। जो रेशियो मिले उसी को मोल्स मान के सॉल्व कर लेना, आप अपने आंसर तक जरूर पहुंचोगे। समझ में आती बात? चलो, तो ये वो अपना एक और टर्म दैट इज मोल फ्रैक्शन, और कैसे हम मोल फ्रैक्शन को मोलैरिटी, मोलैलिटी, वेट बाय वेट, इन सब चीजों से रिलेट करते हैं। ठीक, अब हमारे पास एक और कॉन्सेंट्रेशन टर्म बचा है जो कहीं कहीं आपके काम में आता है और आपको पता होना बहुत जरूरी है। वो टर्म हम लोग नेक्स्ट क्लास कवर करते हैं। आज हम यहीं तक कंप्लीट कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास हम एक और नए कॉन्सेंट्रेशन टर्म के साथ मिलेंगे और उनको बाकी बचे हुए कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के साथ रिलेट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और आगे कंटिन्यू करते हैं।